dear student, good morning to all of you and good morning to all my friends. Students, कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। अब उन चार्जेस की हेल्प से हम आज डिस्कशन करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में कि कूलॉम्स लॉ किसे कहते हैं, व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम या इसको कहते हैं कूलॉम्स लॉ। तो अब ये कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तो पहले इसमें दो तीन केस ऐसे हैं जिसको मैं आपको बता दे रहा हूं। कूलॉम्स साहब ने दो चार्ज को लेके अपना नियम बनाया था, यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है वह दो चार्जेस पे डिपेंड करती है। इन्होंने दो चार्ज को लेके बनाया, उसके आगे फिर हम और भी आवेशों के कारण पढ़ते हैं। तो अभी इनका जो नियम हो वो केवल किस पे है, टू चार्जेस पे है, यानी दो चार्जेस पे हैं। तो दो चार्जेस पे इन्होंने अपना क्या नियम दिया है, उस नियम को जानने से पहले इसमें कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट को हम समझ लेते हैं। तो जैसे इसमें एक चीज आता है, हम इसमें एक आवेश के बारे में बात करेंगे जो कैसा होता है, बिंदु आवेश होता है, पॉइंट चार्ज होता है। किसके बारे में बात करेंगे, बिंदु आवेश के बारे में, क्योंकि इनका नियम जो है वह बिंदु आवेश पे ही कार्य करता है, यानी बिंदु आवेश को ही मानकर इन्होंने लगाया था। अब बिंदु आवेश क्या है, सारे चार्जेस हमारे बिंदु आवेश में ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ और होगा। हर जगह चाहे कूलॉम्स लॉ में पढ़िए, चाहे इसके रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन पढ़िए, सारे चीज में हम बिंदु आवेश का ही इस्तेमाल करेंगे। तो बिंदु आवेश होता क्या है, बिंदु आवेश का मतलब ये है कि जैसे दो चार्जेस हैं, हम क्या मान लेते हैं, जैसे मान ले दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारा Q1 यहाँ पे है और दूसरा चार्ज Q2 हमारा यहाँ पे है, और इनको कुछ डिस्टेंस पे रख दिया गया। वो डिस्टेंस कितनी है, R है। तो अब कहते हैं क्या, जैसे कहा यह जाता है कि जो चार्जेस हमारे Q1 और Q2 हैं, इनको जब R मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाता है तो कूलॉम्स का नियम कम दूरी से लेके बहुत अधिक दूरियों के लिए भी होता है। तो अब इनको इतनी दूरी पर रखा जाता है कि यहां से जब हम इस चार्ज को देखते हैं तो यह चार्ज एक बिंदु की भांति दिखाई देता है, और यहां से जब खड़े होके इस चार्ज को देखते हैं तो भी एक बिंदु की भांति दिखाई देता है। यानी इस वजह से इन चार्जेस को हम क्या कह देते हैं, पॉइंट चार्ज कह देते हैं या बिंदु आवेश कह देते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे दो चार्जेस रखे गए हों और दोनों चार्जेस हमारे R मीटर की दूरी पर रखा जाता हो, और यह दूरी हमारी कम भी हो सकती है और बहुत अधिक भी हो सकती है। तो इनको इतनी दूरियों पर रखा जाता है कि इस आवेश से जब हम खड़े होकर इस आवेश को देखते हैं तो यह आवेश एक बिंदु स्वरूप दिखाई देता है। वही कंडीशन जब हम Q2 के पास खड़े होते हैं और Q1 चार्ज को देखते हैं तो एक बिंदु की भांति दिखाई देता है, जिसके कारण इन आवेशों को हम बिंदु आवेश कहते हैं। अब आता है, जब बिंदु आवेश हमको समझ में आ गया तो अब बिंदु आवेश समझने के बाद हम कूलॉम के नियम को पढ़ लेंगे। तो अब कूलॉम्स का नियम क्या कहता है, देखिए पहले इसका फिगर समझ लिया जाए। कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर कोई बिंदु आवेश है तो हम क्या मान लेंगे, कोई बिंदु आवेश, एक को हमने मान लिया है Q1 और दूसरा एक चार्ज हम मान लेंगे जो कुछ दूरी पर रखा होगा, उस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, और R दूरी पर एक और दूसरा चार्ज रखा होगा जिसको हम कहते हैं Q2 चार्ज, और यह दोनों चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक बिंदु आवेश का कार्य करते हैं, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे को बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। तो अब कहता है क्या कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि शुरू में ही जब हम आवेश पढ़ा रहे थे तो उस समय बताया गया था समान प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तब भी एक दूसरे को क्या करेगा,
प्रतिकर्षित करेगा, यानी अब इसके कारण इस पे जो फोर्स होगा वो आगे कहीं होगा और इसके कारण इस पे कहीं फोर्स होगा वो किधर होगा, इधर की ओर होगा। यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, जो वैद्युत बल लग रहा है, वह वैद्युत बल क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। और यही जो वैद्युत बल होता है वही हमारा कूलॉम्स के नियम में पढ़ा जाता है। तो अब कहा जाता है कि अगर ये पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है और दोनों को किसी दूरी पर रखा जाता है, दूरी कितनी मानी गई है, आर मीटर, और आर मीटर की दूरी पर जब दोनों चार्जेस को रखा गया है तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक बिंदु की भांति दिखाई देते हैं। और चूंकि दोनों क्या है, समान चार्जेस हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब अगर दूसरा फिगर इसका देखा जाए तो दूसरा फिगर क्या कहता है कि एक चार्ज हम मान लेते हैं जिसको प्लस Q1 और दूसरा चार्ज हम मान लेते हैं जिसको मान लिया जाता है माइनस Q2, और इन दोनों को आर मीटर की डिस्टेंस पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। तब इन पे जो लगने वाले बल होंगे, देखो यह प्लस है यह माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। यानी इसके कारण जो बल होगा वो इधर होगा और इसके कारण जो बल होगा वो इधर होगा। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये आकर्षित कर रहे हैं और यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो अब इस नियम को कूलॉम्स साहब ने दिया और अपने ही नाम पे उसको कूलॉम्स नियम कह दिया। तो अब इसका डिफिनीशन क्या बनता है, देखो क्या कहा गया है कि कोई दो बिंदु आवेश है। डिफिनीशन कैसे दे देंगे, कोई दो बिंदु आवेश है जो आर मीटर की दूरी पर रखी गई है। इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण बल कार्य करता है, जो उसमें उपस्थित वैद्युत बलों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे बल बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बीच की दूरियां भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती, सॉरी आवेश क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और क्या कहा गया है कि जब वैद्युत बल बढ़ेगा तो यह चार्जेस का गुणनफल भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो पहला नियम उन्होंने कह दिया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कह देते हैं कूलॉम्स लॉ कह देते हैं या कूलॉम्स का नियम कह देते हैं। तो क्या कहा गया है कूलॉम्स लॉ में, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा गया है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलॉम्स लॉ क्या कह दिया गया, देखो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, यानी कोई भी बल हो सकता है, चाहे आकर्षण होगा चाहे प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के, उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अब क्या कह दिया जाएगा, अर्थात देखो क्या कहा गया है कि इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी क्या हो जाएगा Q1 Q2,
प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल किसके अनुक्रमानुपाती है? इस पर लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो देखो पहले फिगर में हमारा प्रतिकर्षण और दूसरे में आकर्षण, और दोनों हमारे क्या हैं? बल ही हैं। तो दोनों को किससे डिनोट किया जाता है? एफ से। तो यहाँ पे जो एफ होता है वह प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2 के। फिर उसके बाद कहता है कि उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितनी है? r है। तो हम क्या लिख देंगे? r के वर्ग, यानी के वर्ग का मतलब स्क्वायर, के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r²। तो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? इस पे लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब क्या किया जाएगा? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या किया जाएगा? मिलाने पर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर, तो जब मिलाया जाएगा तो यह जो F होगा यह प्रोपोर्शनल टू, देखो जब एक साइड इक्वल होता है तो दूसरे साइड का हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लीकेशन, यानी Q1 Q2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? r² हो जाएगा। अब लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा? r² हो जाएगा। अब यहां से देख लो, F प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? Q1 Q2/r²। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल के। तो F इक्वल टू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा? r² हो जाएगा। तो ये जो है यही हमारा क्या है? कूलॉम्स का नियम है। और यहाँ पे इसके नीचे फिर लिखा जाएगा प्रयोगों द्वारा स्मॉल के का मान। तो जब प्रयोगों द्वारा स्मॉल के का मान निकाला गया तो वह के इक्वल टू कितना आया? 9 इंटू 10⁹। अब इसकी यूनिट क्या होती है? देखो अब यहां से जब मात्रा निकालेंगे के का, तो इस r का गुणा इसमें हो जाएगा। तो यह दूरी है, यह बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और जब दूरी का गुणा करेंगे तो दूरी का स्क्वायर है, यानी दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 हमारे आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यह किसके नीचे आ जाएगा? बल के नीचे, यानी अपान कूलाम का स्क्वायर। देखो दो चार्जेस हैं इसलिए क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। तो प्रयोगों द्वारा जो के का मान निकाला गया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब फिगर को हम यहाँ इरेज कर दे रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं कि प्रयोगों द्वारा के का मान हमको इतना पता हो गया, तो अब यहां से लिख सकते हैं कि F इक्वल टू, अब इस के की जगह पे क्या हो जाएगा? देखो एक चीज, के इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, और यही जो है यह के का मान 1/4πε0 के भी क्या होता है? बराबर होता है। यानी के का मान 1/4πε0 भी होता है, और यह 1/4πε0 किसके बराबर होता है? 9 इंटू 10⁹ के होता है। तो अब इस के जगह पे क्या रखा जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा? r²। देखो इस के जगह पे हमने क्या रखा है? 1/4πε0 और Q1 Q2 बाई r²। तो ये है हमारा कूलॉम्स का नियम है। या फिर इसको हम r करके लिख सकते हैं कि F इक्वल टू, अब 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 इंटू 10⁹। तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹, और क्या है? Q1 Q2 अपान r²। तो हम ये दोनों चीज लिख सकते हैं कि के का जो मान होता है, इस स्मॉल के का जो मान होता है प्रयोगों के द्वारा 1/4πε0 ज्ञात किया गया था, और 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10⁹ फाइंड आउट किया गया था। तो अब हम इतना लिख लिए। तो ये हमारा हो गया कूलॉम्स का नियम हो गया। तो अब इसके बाद से हम इसके बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कुछ इसमें स्पेशल केसेस हैं। ये कब की कंडीशन है? जब हम निर्वात
अथवा वायु की बात करते हैं। यानी यह चार्जेज हमारे क्या है, निर्वात अथवा वायु में स्थित हैं, तब उस कंडीशन पे जो फार्मूला हमारा आता है 1/4πε0 इंटू Q1Q2/r²। ये फार्मूला कब के लिए है, जब यह चार्जेज हमारे निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब के लिए है। अब बात आती है कि अगर निर्वात अथवा वायु में न स्थित हो, किसी कुचालक पदार्थ में स्थित हो, तब के लिए यह फार्मूला क्या आएगा। तो अब उसके लिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ जो होता है दो बिंदु आवेशों पे कार्य करता है, और यह जो आवेश होते हैं इनके बीच की दूरी कम दूरी से लेके अधिक दूरी तक होती है। तो कूलम्ब साहब ने जो नियम दिया वह नियम इन दोनों चार्जेस को एक बिंदु आवेश मानकर दिया। बिंदु आवेश क्या होता है कि अगर कोई चार्ज यहाँ, अब थोड़ा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे दो लोग हैं, दोनों लोगों के हाथों में फुटबॉल है, और एक लोग आपके घर से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। जब आप उनके फुटबॉल को आप देखेंगे तो उनका फुटबॉल आपके फुटबॉल की अपेक्षा क्या होगा, छोटा दिखाई देगा, जबकि दोनों का मास क्या है, सेम है, मास में कोई अंतर नहीं है। यानी जब आप उसके फुटबॉल को देखेंगे जो आपसे 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो वह आपके फुटबॉल की अपेक्षा क्या होगा, छोटा दिखाई देगा। और वह जब आपके फुटबॉल को देखेंगे तो वह भी उस फुटबॉल की अपेक्षा आपका फुटबॉल उनको क्या होगा, छोटा दिखाई देगा। तो कहने का मतलब, छोटा का मतलब क्या है, एक बिंदु की भांति दिखाई देगा। तो इस वजह से कूलम्ब साहब ने उनको क्या माना, बिंदु आवेश माना, और बिंदु आवेश मानकर उन्होंने एक नियम दे दिया जो आपके सामने ब्लैकबोर्ड पे लिखा गया है। तो इस चीज का डेरिवेशन यहाँ किया गया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया है, कंबाइन किया है। तो जब कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/r²। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है स्मॉल के, और स्मॉल के का जो मान निकाला गया था प्रयोगों के द्वारा 1/4πε0, और 1/4πε0 का जो मान निकाला गया था 9 इंटू 10⁹। तो अब उस के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r², और इसका जो मान निकाला गया था 9 × 10⁹, और Q1 Q2/r², और इसका जो मात्रक हो जाता है, तो देखो चूंकि बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यूनिट क्या होती जाएगी इसकी, न्यूटन होते जाएगी। अब आती है बात कि अगर हमने निर्वात और वायु के लिए इस वैद्युत बल को निकाल लिया, अगर यह आवेश हमारे निर्वात और वायु में न स्थित हो, किसी कुचालक पदार्थ में स्थित हो। कुचालक पदार्थ का मतलब क्या होता है, जैसे कांच हो गया, अभ्रक हो गया, मोम हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, कुचालक पदार्थ हैं। अगर यह आवेश, अब इनमें जो कुचालक पदार्थ हो गया, तेल हो गया, कांच हो गया, मोम हो गया, अभ्रक हो गया, अगर यह इन पदार्थों में स्थित हो, तब के लिए हमारा कूलम्ब्स का नियम क्या कहता है। तो उसको हम स्पेशल केस में देख लेते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट आया हुआ है ना, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, जो अभी आपको बताया गया है ना कि निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तो यह निर्वात की क्या होती है, वैद्युतशीलता कहलाती है। तो अब हम पढ़ेंगे स्पेशल केस में, अगर यह चार्जेस निर्वात वायु में न स्थित होकर किसी कुचालक पदार्थ तेल, कांच, मोम, अभ्रक इत्यादि में स्थित हो, तब के लिए फार्मूला हमारा क्या होगा। तो देखो स्पेशल केस में देखो, जब हमारा ये क्या कहते हैं निर्वात अथवा वायु में स्थित होगा, तब के लिए जो फार्मूला निकाल देंगे, देख लो इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1 2, और ये हमारा कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो अब जब हम कुचालक
जब हम कुचालक पदार्थ में इस कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, तब की स्थिति में जो हमारा फार्मूला आता है वो फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट के बाद एक हमारा कांस्टेंट जुड़ता है जिसको हम कैपिटल के कहते हैं, और इसी कैपिटल के का मान निर्वात और वायु के लिए 1 होता है और किसी और पदार्थ के लिए 1 से अधिक होता है। तो देखो, जब के का मान हम 1 रखे थे तभी हमारा निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे यह जो के बताएगा यह उस कुचालक पदार्थ के मान को बताएगा इनटू क्या है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखो निर्वात और वायु के लिए हमने किससे डिनोट किया है, F से किया है, तो कुचालक पदार्थ को हम किसी दूसरे शब्द से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ F है तो इसको हम Fm कह देते हैं। आपकी जो इच्छा करेगी आप यहाँ लिख सकते हैं। बस यहाँ ये रखिएगा कि जो भी डिनोट करिएगा वह कुचालक पदार्थ के लिए वैद्युत बल होगा, और यह जो F होता है यह निर्वात अथवा वायु के लिए वैद्युत बल होता है। तो ये हो गया हमारा Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। वहां 3 हुआ था, यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम कहते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, यानी समीकरण 3 को समीकरण 4 से क्या करने पे, भाग देने पे। तो जब भाग दिया जाएगा तो F अपान Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होल अपान, अब इसको रख दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अब आगे क्या हो जाएगा देखो, अब यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं तो F अपान कितना हो जाएगा, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू, अब नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर है जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। यानी नीचे वाला पार्ट जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ऊपर जाता है तो क्या होता है, न्यूमरेटर बन जाता है। तो अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर होगा वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यह भी ऊपर चला जाएगा इंटू R स्क्वायर अपान, ठीक, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो देखो Q1 Q2 से Q1 Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। केवल क्या बचा हमारा, कैपिटल के। तो F अपान Fm इक्वल टू क्या हो, तो के का मान 1 होगा, माध्यम कुचालक पदार्थ होगा तो पदार्थ के अनुसार आपको मान दिया होगा। तो हमेशा कुचालक पदार्थ का मान 1 से अधिक होता है, और हमेशा निर्वात और वायु के लिए के का मान 1 होता है। तो अब यहाँ से डिफिनीशन क्या बन सकता है, देखो माध्यम का परावैद्युतांक, जहां कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक, जहां कैपिटल के क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो माध्यम का परावैद्युतांक हम 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या, F अपान Fm इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल के वात तथा माध्यम में स्थित 2 बिंदु आवेशों के मध्य, निर्वात अथवा माध्यम में स्थित 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो ये हमारा हो गया डिफिनीशन किसके लिए, माध्यम के परावैद्युतांक के लिए। अब हम दूसरा केस इसका देखें तो दूसरा केस क्या कहता है, पहला डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि निर्वात
तथा माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू हम एप्सिलॉन रखेंगे, तब उस समय माध्यम के परावैद्युतांक के लिए क्या हो जाएगा, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो ये चीज आप दोनों डिफिनेशन दे सकते हैं ऑफ एप्सिलॉन नॉट, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक और विमा निकालेंगे। तो देखिए अब यहाँ लिखा जाएगा वी नो दैट, क्योंकि अभी हमने बताया है जब कूलॉम लॉ पढ़ा गया है तो वहां पे बताया गया है कि जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलॉम का स्क्वायर। तो ये अभी आपको बताया गया है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और इसी को बताया गया था किसके बराबर होता था, स्मॉल के बराबर होता था। तो अब स्मॉल के की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बस हमको क्या निकालना था, इस एप्सिलॉन नॉट की विमा, इसका आंकिक मान और इसका मात्रक क्या होता है। तो अब देखो जब यहाँ से निकाला जाएगा तो अब एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन नॉट का गुणा इधर करेंगे तो बराबर इसका गुणा किधर हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 9 × 10⁹ और देखो यूनिट हमारा साथ साथ चलिएगा, लिखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 इंटू 3.14, पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, अब 3.14 का इसमें हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा ये 6, 5, 12, यानी 12.56 इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। फिर अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे 113.04 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए 12.56 में जब हमने 9 का मल्टीप्लीकेशन किया तो आया 113.04 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। तो अब क्या किया जाएगा, इस एक में हम 113.04 से डिवाइड करेंगे और 10⁹ को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁹ कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो जब हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे मात्रक पूछा गया था तो मात्रक हमारा आ गया कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0.008। देखो जब भी कोई संख्या 5 से अधिक होती है तो अगली संख्या में कितना जुड़ जाएगा, 1, तो 4 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 5, तो इतना हो जाएगा इंटू 10⁻⁹ कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का क्या करेंगे तो यह जो मान आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁹। और इसको जब हम ऊपर लाएंगे देखो 1000 है तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3 और 10⁻3 है ऊपर आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो इंटू 10⁻³ कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। या फिर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू, जब बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे तो 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर
पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंकिक मान और इसकी मात्रा। अब हम बात करेंगे इसके बीमा की। तो बीमा इसका क्या हो जाएगा, देखो यहां से हमारा निकला है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट निकला है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो कूलम्ब है, कूलम्ब किसका मात्रक होता है, आवेश का होता है। तो जब आवेश का मात्रक हमको पता है कितना होता है कूलम्ब स्क्वायर, और न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है, और मीटर स्क्वायर क्या होता है, दूरी का होता है। तो जब हम अब इसकी बात करेंगे तो अब यहां से देखो क्या लिखा जाएगा, ऊपर कूलम्ब स्क्वायर है तो कूलम्ब स्क्वायर का मतलब आवेश। तो यहां से देखो Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। आई का जो मात्रक वो बीमा लिखा जाएगा, आई धारा है तो धारा का बीमा क्या होता है A, और टी का कैपिटल T होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A स्क्वायर और टी पे 2। देखो स्क्वायर है तो 1 पे 2 और टी पे 2 अपान। न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। तो चूंकि ऑलरेडी क्लास 11th में आप लोग बल की यूनिट पढ़े हैं, क्या होता है mLT पे -2। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मीटर किसकी यूनिट होती है, दूरी की होती है, डिस्टेंस की होती है। तो डिस्टेंस की जो बीमा होती है क्या होती है, यल होती है, और 2 है तो 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, A2 अपान अभी हो जाएगा यम, देखिए बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, यल की पावर 3 और टी पे -2 हो जाएगा। या फिर तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसका मात्रक हो गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन हो गई एम पे -1, एल पे -3, टी की पावर 4 और ए की पावर 2। ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। तो अब यहाँ तक आज हम लेक्चर खत्म करते हैं। इसके बाद का लेक्चर अब कल हम लेंगे। तो एक रिक्वेस्ट आपसे है स्टूडेंट्स कि अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो और नोट्स पसंद आते हैं तो चैनल को शेयर करना ना भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जिस दिन जो वीडियो हम ले रहे हैं, जिस दिन जिस वीडियो का भी लेक्चर हो रहा है, उस लेक्चर का PDF आपको हर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे आज का जो मैं वीडियो लिया हूं, इस वीडियो का जो PDF है वह PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। लिंक को आप ओपन करके PDF डाउनलोड करके और अपना नोट्स आप बना सकते हैं। थैंक यू एंड